बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी, वो जो हम में तुम में करार था। टेबल पे रखा लैंडलाइन फोन जोर से घनघनाया तो मेरा ध्यान टूटा। फोन उठाने से पहले मैंने घड़ी पर नजर डाली। 7 बज रहा था। ओफो, आज भी देर हो गई। माँ को बाजार लेके जाना था। उनके ठाकुर जी के कपड़े लेने हैं। उनकी तुलसी की माला टूट गई है। जोड़ों वाली दवाई केमिस्ट कब से ले आया होगा। हफ्ते भर के फल सब्जियां फ्रिज में भरनी हैं और भी न जाने क्या क्या है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। फोन बज के बंद हो गया था, लेकिन मुझे पता था माँ ही होंगी। लाइन 2 पे वही कॉल करती हैं। उन्हें स्टेनो के थ्रू बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़बड़ाती हैं, अफसर तू होगी औरों के लिए, मेरे लिए तो नंदी रहेगी। माँ, नंदी बैल है, तुम मुझे आनंदी ही कहा करो प्लीज, मैं चिढ़ के कहती। माँ भी कहाँ मानती थी। रसोई की तरफ जाते जाते कह जाती, नंदी, पैने सींग वाली, जिद्दी लड़की। माँ की बातें सोचते सोचते मैंने टेबल पे रखी घंटी बजा दी। अर्दली को सामान समेटने का इशारा किया और आखिरी फाइल निपटाने लगी। मैं कोशिश करती थी कि शुक्रवार के दिन पेंडिंग काम निपटा दूं ताकि सोमवार की सुबह होने वाली टेंशन से बची रहूं। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे PWD में नौकरी मिली तो मुझसे ज्यादा माँ खुश हुई। अरे, गजेटेड ऑफिसर होना कोई छोटी बात थोड़ी थी, जैसे उनकी कोई तपस्या पूरी हो गई हो। ठीक भी तो था। अकेले बेटी को पालना, महंगी पढ़ाई करवाना, पल पल चौकस रहना कि वो रास्ते से भटक तो नहीं रही, और अगर मन भटक जाए तो उसको समझाकर फिर वापस लाना। सच, माँ के लिए मुझको पालना किसी जब तप से कम थोड़े था। और मैंने तप के पूरा होने में कितने विघ्न डाले थे, कितना तंग किया था माँ को, लेकिन जानबूझ के नहीं किया था। मेरा दिल तो खुद मेरे बस में नहीं था। क्या करती, पागल हो गई थी शायद। मैंने फाइल परे सरका दी और माँ को फोन लगा दिया। हाँ माँ, मैं पहुंच रही हूँ 15 मिनट में, तुम तैयार है ना। यादों के बंद पिटारे से एक नाम जहन में कौंध गया। एक चेहरा आंखों के सामने नाच गया। गड्ढमड्ढ सी कुछ बातें, कुछ प्यार की, कुछ उलाहने, कुछ सवाल, कुछ पहेलियां जिनके जवाब दिल का कोई कोना अक्सर मांग बैठता है, लेकिन दिमाग उन्हें सिरे से खारिज कर देता है। महेश्वर में पोस्टिंग हुए मुझे 6 महीने बीत गए थे। अच्छी लग रही थी ये छोटी सी जगह। कस्बे नुमा माहौल, एकदम शांत। मालवा के लोग वैसे भी बड़े बिंदास और सरल होते हैं। खुश रहना जैसे ये बचपन की पहली रुलाई के बाद ही सीख जाते हैं। इंदौर जैसे भीड़ भाड़ और हो हल्ले वाले शहर के बाद महेश्वर में रहना मुझे सुकून दे रहा था। मैडम, मैं जाऊं? मैडम, ड्राइवर की आवाज से मेरा ध्यान टूटा तो देखा गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। भीतर से माँ की पूजा की घंटियों की आवाज आ रही थी। मैंने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी की चाबी ड्राइवर के हाथ से लेकर अंदर पहुंच गई। मेरे पैरों की आहट सुनते ही माँ ने घंटी बजाना रोका और डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। फ्लास्क में कॉफी और कैसरोल में पोहे बने रखे थे। मैंने हाथ धोए और वहीं बैठ गई। पोहे का पहला निवाला मुंह में डाला तो एहसास हुआ कि कितने जोर की भूख लगी थी। खाना खाते हुए सामने पड़ा अखबार पढ़ने के लिए खींचा तो नीचे से एक लिफाफा झांक गया। मैंने आगे बढ़कर उठा लिया। माँ की पूजा की घंटी बजना फिर बंद हो गई। मैं समझ गई किसी बुआ, चाची या मौसी ने रिश्ते के लिए किसी लड़के की तस्वीर भेजी होगी। माँ का रटा रटाया भाषण मेरे कानों में बजने लगा। देख आनंदी, तू कितनी भी बड़ी अफसर बन जा, पर लड़कियों के 30 पार हुए और ढंग के लड़कों की उम्मीद समझो खत्म। फिर तेरे से बड़े या बराबरी के अफसर इतनी उम्र तक थोड़ी कमारे बैठे रहेंगे। अरे, उन्हें तो यूं 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 लड़की वाले किडनैप कर लेते हैं। माँ चुटकी बजाते हुए कहती। ये सोचकर ही मेरे मुंह का स्वाद एकदम कड़वा हो गया। बड़ा अफसर, अच्छा खानदान, ऊंचा पूरा, पैसे वाला, कब ये सारी चीजें शादी की जरूरत बन गई नहीं जानती।
और इनके बीच प्यार जैसे छोटे से शब्द का क्या कोई अस्तित्व ही नहीं रहा? प्यार, हाँ, शिवम से मेरा रिश्ता प्यार का ही तो था। बेइंतहा प्यार, साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला प्यार, भीड़ में एक दूसरे से नजरें मिलते ही आंखों से कुछ कह देने वाला प्यार, एक दूसरे का नाम कागज पर लिख लिख कर चोरी से उसे चूम लेने वाला प्यार, दुनिया जिसे नादानी कहती है ना, वो वाला प्यार। मैंने खींचते हुए तस्वीर वाला लिफाफा अखबार के नीचे सरका दिया। ऐसे ही तो एक चिट्ठी आज से 7 बरस पहले मैंने अखबार के नीचे सरका दी थी। उसमें मैं लिख के गई थी कि माँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करने जा रही हूँ, मुझे खोजना मत। लेकिन उस दिन मैं खुद कहीं खो गई थी। माँ की पूजा खत्म होते होते बाहर अंधेरा हो गया था। सच कहूं तो मेरे भीतर भी एक धुंधलका छा गया था। बीते दिनों की याद मुझ पर ऐसा ही असर करती थी। मैंने माँ से वादा किया कि बाजार कल जरूर ले जाऊंगी। माँ जानती थी कि शादी का जिक्र मुझे परेशान करता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि मुझको शिवम का ख्याल परेशान करता है। कुछ वक्त पहले जब अखबार में पढ़ा कि वो IAS अधिकारी बन गया है तो एक अजीब सी हुक मन में उठी थी। खुशी थी या दुख था, समझ नहीं पाई। तब मैं 12वीं में थी। शिवम मुझे कोचिंग में मिला था। वो इंजीनियरिंग पूरी करके उसी कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा था और साथ ही एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारियां कर रहा था। वो मुझसे 6 साल बड़ा और बहुत समझदार था, गंभीर था। लेकिन हमारी मोहब्बत तो ऐसी बरसाती नदी थी जो अपने साथ हर समझदारी बहा ले गई और एक दिन हमने घर से भागने का फैसला कर लिया। हमारी मोहब्बत के दिनों में वो कोचिंग के बाद घर के मोड़ तक मुझे छोड़ने आता था। कोई 10 मिनट का साथ रहता था। कभी कभी हम कोचिंग जाते ही नहीं थे। मैं पढ़ने और वो पढ़ाने से छुट्टी मार लेता। तब हम कुछ घंटे साथ में रहते, उसकी बाइक में यहाँ वहां भटकते रहते। कहीं ठहरते तो लगता 20 आंखें हमें ही ताक रही हों। मैं घबरा जाती थी और हम फिर चल पड़ते। पता नहीं कैसे बावरे से दिन थे। और फिर वो दिन भी आया जब मैं माँ को एक खत लिखकर उनकी अलमारी से कुछ पैसे लेकर घर से भाग गई। स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलने का वादा था शिवम का। सुबह 9 बजे की ट्रेन थी। मैं पीठ पे बैग लटकाए यहाँ वहां निगाहें दौड़ाती शिवम का इंतजार करती रही। एक के बाद एक न जाने कितनी ट्रेनें आईं और गुजर गईं। शिवम का कहीं कोई पता नहीं था। उस वक्त मेरे पास न कोई फोन था, न शिवम का कोई कांटेक्ट नंबर। क्या करूं, कहां जाऊं? मैं आंखों में आंसुओं को ठहराने की कोशिश करती रही। एक मन किया कि जो अगली ट्रेन आए उसी में बैठ के चल दूं, जहां किस्मत ले जाए, या लेट जाऊं पटरी पे। घर से भागने की हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन ऐसा फैसला लेते हुए मन कांप गया। घर में माँ का क्या हाल होगा, ये सोच के कब से रोक रखी रुलाई फूट गई। शाम के 6 बजे मैं घर लौट आई। उस शाम माँ ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं भी सीधे अपने कमरे में गई और हैरान रह गई कि मेरा खत अब भी वहीं रखा है, वैसा ही सुबह की चाय के कप के नीचे दबा हुआ। क्या माँ इधर आई ही नहीं? क्या वो जान ही नहीं पाई कि मैं घर से भाग गई थी और अब खाली हाथ हारे हुए खिलाड़ी की तरह लौटी हूं? काश कि ऐसा ही हो, मैंने प्रार्थना की थी। पूजा के बाद माँ आरती का थाल लेकर मेरे पास आई थी। माथे पे हाथ फेरा और बोली, पढ़ाई में मन लगा आनंदी। तेरे पापा से वादा किया था मैंने कि तुझे अफसर बनाऊंगी। अब तू वादा कर मुझसे। मैं नहीं जानती थी कि माँ कौन सा वादा करवा रही हैं, मेरे अफसर बनने का या फिर कभी घर से ना भागने का या कुछ और। लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस माँ से लिपट कर जी भर के रो ली थी। सब कुछ बह गया था उन आंसुओं के साथ। बस एक सवाल कहीं गड़ा रहा मन में कि शिवम आया क्यों नहीं। बीते दिनों से मेरा ये पुराना झगड़ा चल ही रहा था कि माँ की आवाज से मैं आज में लौट आई। आनंदी, कोई मिलने आया तुझसे? मैंने साड़ी का पल्ला समेटा और बालों को जूड़े में कसती हुई बाहर आ गई। सामने ड्राइंग रूम में शिवम बैठा था। शिवम सर झुकाए अखबार के पन्ने पलट रहा था।
मैं दरवाजे पर खड़ी रह गई। ये वही इंसान था जिसके न होने ने मेरी जिंदगी के मायने बदल दिए थे। अब इतने साल बाद ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा आवाज बाहर तक आ रही होगी। मैं अपना संतुलन खोने लगी और वहीं लड़खड़ा के सोफे के कोने पर बैठ गई। एक पल को कोई देखता तो ये समझता कि ये घर उसका है और मैं अनचाही मेहमान हूं। आहट सुनकर शिवम ने चेहरा उठाया और मुझे देखकर खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुड टू सी यू अगेन। मैं खड़ी हुई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, उस हाथ की ओर जो कभी मेरी तरफ बढ़कर फिर पीछे हट गया था। शिवम मेरा हाथ कुछ देर तक थामे रहा, एक औपचारिक हैंडशेक से थोड़ा ज्यादा देर तक। मैंने भी नहीं छुड़ाया। महसूस करती रही उसकी उंगलियों का जाना पहचाना स्पर्श जो अब भी वैसा ही था। तुम यहां कैसे? मैं मुश्किल से कुछ शब्द अपने गले से निकाल पाई। मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और तुम्हारी एक दोस्त ने मुझको बताया कि तुम भी यहाँ हो, और महेश्वर जैसी छोटी जगह में तुमको खोजना मुश्किल नहीं था। वो बड़ी सहजता से बोला। दिल चाहा कि कह दूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है शिवम, न मुझको खोजना न मुझको खोना, लेकिन मैं चुप रही। तुम बदल गई हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ कहती उससे पहले वो फिर बोला, बड़ी हो गई हो। मैंने खींच कर उसकी ओर देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। ठीक तो कह रहा था वो। कहाँ बॉब कट बालों वाली, बात बात पे हंसने वाली आनंदी, और कहाँ ये 6 मीटर की कलफ लगी साड़ी में लिपटी संजीदा सी आनंदी। सब कुछ तो बदल गया था मुझ में, और वो भी तो बदल गया था। गालों की चिकनाई की जगह खुरदुरी दाढ़ी दिख रही थी। बिखरे बाल अब बाकायदा मांग निकालकर एक और व्यवस्थित कर दिए गए थे। वजन भी जरा सा बढ़ गया था। दुनिया कितनी छोटी है ना। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम फिर कभी मिलोगी, शिवम ने हंसते हुए कहा। मैं हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। यहाँ मैं थी कि मैंने दोबारा उससे कभी अचानक यूं ही मिल जाने के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं था। ये उम्मीद कभी हल्की नहीं पड़ी कि मैं ताउम्र उस शख्स से नहीं मिल पाऊंगी जिसको मैंने तब चाहा था जब मोहब्बत के मायने भी ठीक से नहीं जानती थी। मैंने सोचा था कि जब वो मिलेगा तो मैं लड़ पड़ूंगी उससे कि वो आया क्यों नहीं। ये भी नहीं सोचा कि घर से भागी एक लड़की वापस लौट भी पाएगी या नहीं। लेकिन शिवम इतना सहज था कि मैंने खुद को अपने ही भीतर समेट कर रख लिया, एक घोंगे, एक स्नेल की तरह। शिवम के घर से जाने के बाद मेरे भीतर की उथल पुथल और बढ़ गई। मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला वो शख्स मेरे सामने एक ठहरी हुई झील की तरह बैठा रहा और मैं कंकड़ भी नहीं फेंक पाई। मुझे याद आया वो दिन जब मैं स्टेशन से वापस घर लौटी थी। उस दिन के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। एक हफ्ते के भीतर माँ ने भी अपना ट्रांसफर करवा लिया था और हम इंदौर आ गए थे। मैं सारा दिन अपने कमरे में बैठी पढ़ती रहती। माँ हर थोड़ी देर में आकर मेरे कमरे में झांक जाती। कभी उनके हाथ में दूध का ग्लास या कभी भीगे बादाम की कटोरी होती। उनका इस तरह आना मुझे आत्मग्लानि से भर देता था। मुझे लगता कि माँ चेक करने आ रही हैं कि मैं हूं या नहीं। मुझे लगता मैंने उनका विश्वास खो दिया है। उस साल मैंने बहुत अच्छे नंबरों के साथ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और 4 साल बाद डिग्री मिलते ही नौकरी के लिए इम्तिहान देने लगी। पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मिलते ही माँ के चेहरे पर बरसों से खोई खुशी लौट आई। उनकी बेटी सरकारी अफसर बन चुकी थी। लेकिन मेरे न चेहरे में कुछ बदला न भीतर। मन में वही तकलीफ, वही सवाल पलते रहे, अपनी शाखें फैलाते रहे। कभी कभी मैं पूरी रात सो नहीं पाती। कच्ची उम्र के उस प्यार ने मेरे मन में पक्की जगह बना रखी थी। मैं शिवम को एक पल के लिए भी नहीं भूली। उसके इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी मैं कई बार सोचती कि क्या शिवम भी मुझे कभी याद करता होगा, क्या मुझे खोज रहा होगा वो। आनंदी, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? माँ की आवाज से मैं हड़बड़ा के उठ गई। ऑफिस? घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। आज तो मीटिंग भी है, कलेक्ट्रेट जाना है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और नहाकर एक गहरी गुलाबी महेश्वरी साड़ी निकाल ली। यहाँ आने के बाद मैंने बुनकरों के पास से कई साड़ियाँ खरीदी थीं। चटख रंग पहनकर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। एक तसल्ली रहती थी कि भीतर के फीके उड़े हुए रंग
कोई नहीं देख पाएगा। 10 बजे जिले के सभी गजेटेड ऑफिसर्स मीटिंग हॉल में जमा हो गए। अपने अपने विभाग की जानकारियां जुटाए सभी के चेहरे तनाव में थे। मैं भी फाइलों में नजरें गड़ाए बैठी थी कि एक आवाज ने मुझको चौंका दिया। मैंने सर को थोड़ा आगे झुकाकर झांका। लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के उस छोर पर शिवम ही था। मैंने झटके से सर पीछे कर लिया। अपने आसपास शिवम का होना मुझे असहज कर रहा था, और उससे भी ज्यादा परेशान मैं इसलिए थी क्योंकि वो एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल सहज। मीटिंग खत्म होते ही मैं सबसे पहले बाहर निकल आई, लेकिन शिवम मुझसे भी पहले वहां खड़ा था। उसको देखते ही मुझको तेज गुस्सा आ गया, लेकिन आसपास अफसरों को देखते हुए मैंने अपने गुस्से और आवाज दोनों को दबाया और उसके थोड़ा करीब जाके कहा, तुम्हें जब मेरे पास होना था तब नहीं थे, तो अब क्यों रुके हो यहाँ? शाम को नर्मदा घाट पे मिलो, शिवम ने बिना मेरी तरफ देखे कहा और चल दिया। मैं गुस्से में घर की तरफ चल दी। क्या समझता था ये आदमी अपने आप को? इतना कुछ करने के बाद भी मुझ पे हुक्म चला रहा था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अब ये इंतजार करता रहे मेरा। ऑफिस से घर आकर मैं अपने कमरे में चली गई। माँ ने पूछा तो सरदर्द का बहाना बना दिया। मन जैसे किसी रोलर कोस्टर पर सवार हो गया था। क्या करूं? मिल लूं उससे? पूछ लूं सारे सवाल जो मैंने आईने के सामने खड़े होकर हजारों बार दोहराए हैं? झकझोर दूं उसकी कॉलर पकड़कर? क्या करूं? उसके बुलाने पे जाऊं या ना जाऊं? कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली? मुझे माँ की बात याद आई कि तेरे से बड़े या बराबरी के अफसर इतनी उम्र तक थोड़े कुंवारे बैठे रहेंगे। क्यों बुलाया है उसने मुझे? कहीं अपनी बीवी से तो नहीं मिलाना चाहता है? मैं बेचैन हो गई। उठ के तैयार हुई। आज बाजार जाके माँ का सारा सामान ला देती हूँ, कब से कह रही है वो। और घाट पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहां बुलाया उसने। वो बैठा रहे वैसे ही जैसे मैं स्टेशन पे बैठी रह गई थी। मैंने अपनी कार निकाली और बाजार की तरफ चल दी। स्टीरियो से बेगम अख्तर की आवाज गूंज गई। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैंने चिढ़ के सीडी इजेक्ट कर दी, लेकिन मैं शिवम को अपने मन से इजेक्ट नहीं कर पा रही थी। इतने सालों से उसकी मोहब्बत को मन में सहेज रखा था, तो अब कैसे दूर करती? अचानक मैंने स्टीयरिंग मोड़ दिया और घाट की तरफ चल दी। हार गई थी दिल के हाथों। ढलते सूरज की हल्की नारंगी रोशनी में भी मैंने शिवम को दूर से ही पहचान लिया। बिना कुछ कहे उसके करीब जाकर बैठ गई। उसने मुझे देखा और बस मुस्कुरा दिया। मैं उसकी आंखों में देखती रही थोड़ी देर, फिर पूछ ही लिया वो नाराज ठंडा हो चुका सवाल, तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे शिवम? मैं गई थी स्टेशन। मुझे लगा अब वो कोई वजह बताएगा बहुत बड़ी कि आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या मैं निकलने लगा तो माँ का फोन आया था, मुझे गांव जाना पड़ा, या ऐसा ही कुछ और। सच या झूठ, लेकिन मुझे जानना जरूर था। शिवम मुझे देखता रहा, फिर बोला, आनंदी मेरा ना आना ही ठीक था। मैंने बहुत सोचा था। तब तुम 18 साल की थी, मैं 24 का। हमारे पास न घर था, न नौकरी थी, न अकल थी। वो मोहब्बत नहीं थी, वो पागलपन था, बचकानापन था। मैंने बहुत सोचा था उस दिन, और तब जाके फैसला ले पाया। और उस दिन अगर हम भाग जाते तो जानती हो ना क्या होता? न हमारा करियर बन पाता, न जिंदगी। मैं आंखें फाड़े शिवम को देख रही थी। वो कहता जा रहा था, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। कुछ दिनों तक मैंने तुम्हारा कोचिंग में इंतजार किया था। जब तुम नहीं आई तो तुम्हारे घर भी गया, लेकिन तुम लोग जा चुके थे। शिवम के शब्द मेरे कानों में पड़ तो रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहे थे। आखिर ये कहना क्या चाहता है? इसे मुझसे प्यार था या नहीं? ये सीधे बात क्यों नहीं करता? हम पता नहीं कितनी देर तक चुपचाप पानी की लहरों में किले का अक्स देखते रहे। हमारे मन भी शायद मान्यताओं के दियों की तरह लहरों पर हिचकोले खा रहे थे। शिवम के भीतर क्या चल रहा है ये मुझको आज भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन मुझे तो उससे दोबारा प्यार होने लगा था। मैंने अपना सर शिवम के कंधे पर टिका दिया। वो भी मेरे जरा सा और करीब खिसक आया। मैंने धीरे से कहा, तब तो तुमने बड़ी समझदारी दिखाई थी। आज बोलो, भाग चलें फिर से? बस इतनी सी थी ये कहानी।